एवरीवन, मैं आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ जो एडिटोरियल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जो सबसे फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ स्टेट्स कैन नॉट मेक आइसोलेटेड प्लान्स फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो स्टेट्स हैं उसको यूनियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है कि जो भी वैक्सीन प्रपोज्ड वैक्सीन है, ट्रायल कंप्लीट होने के बाद जब वैक्सीन आएगी तो जो वैक्सीन के लिए हर एक स्टेट्स को अलग अलग प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो प्लान बनाने के लिए जो कमेटी सेटअप की गई है एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्यूसडे, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, उन्होंने बोला कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, और वो जो एक्सपर्ट कमेटी है उसकी जो रिकमेंडेशन है उन रिकमेंडेशन के ऊपर स्टेट्स को वर्क करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो भी वैक्सीन है, प्रपोज्ड वैक्सीन, उसका स्टॉक, उसके ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी और साथ में उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखने का काम करेगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कन्विक्टेड IH सपोर्टर किल्स 4 इन वियना रैम्पेज। इशू क्या है? जो ऑस्ट्रिया है उसकी कैपिटल है वियना, वहाँ पे एक IS इस्लामिक स्टेट का जो सपोर्टर था उसको पहले वो कन्विक्टेड था IS में ज्वाइन होने के लिए, जब वो एक बालिग नहीं था, 18 ईयर्स उसकी एज नहीं थी, तो उसके पहले उसको जो है वो छोड़ दिया गया था ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट ही इज़ नॉट एन एडल्ट। अब उसके बाद उसने वियना में जो है वो अटैक कर दिया स्ट्रीट पे, जिससे कि 4 लोगों की मौत हो गई है। तो उसके बाद उसको जो है पुलिस ने पकड़ लिया और साथ में उसके जो सपोर्टर्स हैं जो उसकी हेल्प कर रहे हैं उनको भी पुलिस पकड़ने जा रही है। तो ये इशू है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अपने लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 54% टर्न आउट इन बिहार फेज सेकेंड, ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, जो गवर्नर कैन रूल ऑन राजीव कन्विक्ट्स प्ली। अब इशू क्या है? जो राजीव गांधी हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको जब उनका जब असैसिनेशन हुआ था 1991 में, तो जो पर्सन उसके लिए कन्विक्टेड हैं, तो उनकी जो ये 2 पर्सन जो हैं उसके लिए कन्विक्टेड हैं, उन्होंने अपनी जो है वो लास्ट 2 डिकेड से जेल में हैं। तो उनके लिए उन्होंने अपनी जो पार्डन प्ली है वो तमिलनाडु के गवर्नर के पास में जो है पहुंचाई है। तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने बोला है कि जो भी डिसीज़न लेना है वो वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको लेना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी डिसीज़न लेना है पहले गवर्नर को लेना है, उसके बाद जो है वो आगे इशू देखा जाएगा। तो यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि जो पार्डन प्ली बिफोर गवर्नर होती है वो किस आर्टिकल के अंडर आती है। तो जो कोर्ट है उसने ये क्लियरली बोला है ड्यूरिंग द हियरिंग कि वो अपना ज्यूरिसडिक्शन आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि गवर्नर जो है वो ऑलरेडी उनके पास जो है उनकी पार्डन प्ली है अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आर्टिकल 161 के अंडर जो है गवर्नर के पार्डन पावर्स आते हैं। अब यहाँ पे जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पार्डन पावर्स ऑफ गवर्नर। अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास पार्डन पावर्स होते हैं, सिमिलर पार्डन पावर्स जो हैं वो गवर्नर के पास भी होते हैं। उसमें वो इस तरह के 5 जो है ग्रांट्स कर सकते हैं: पार्डन, रिस्पाइट, रेमिशन, रिप्राइव एंड कम्यूट। तो जो पार्डन है वो पार्डन पावर्स ऑफ गवर्नर जब करता है, और
सेंटेंस जो भी उसको जो भी कन्विक्ट है उसको जो भी सज़ा मिली है, जो भी उसका कन्विक्शन है, कम्प्लीटली एवॉल्व कर सकता है पनिशमेंट एंड डिस्क्वालीफाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो आपसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है, ही कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस। अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको पार्डन करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। देन नेक्स्ट, ही कैन नॉट पार्डन द पनिशमेंट बाय कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल जो होता है उससे जो पनिशमेंट मिलती है उसको भी वो नहीं कर सकता। अब यहाँ रेस्पाइट को डिटेल में देख लेते हैं। जब एक पर्सन को लेट से 10 ईयर्स का सेंटेंस मिला है तो गवर्नर उसको जो है वो थोड़ा सा कम कर देता है। ही चूजेस टू अवॉर्ड अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्डेड। फिर देन है रिप्राइव, जब गवर्नर जो है वो टेम्पररी पीरियड के लिए जो एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस है उसको थोड़ा आगे बढ़ा देता है, जिससे कि कन्विक्ट के पास थोड़ा सा टाइम आ जाए। फिर देन रिमिट, जब प्रेसिडेंट चूज़ करता है पार्डनिंग पावर ऑफ रिमिट तो वो क्या करता है, सेंटेंस के पीरियड को रिड्यूस कर देता है। लेकिन जो सज़ा मिली है वही मिलेगी। अगर किसी को 2 ईयर्स की रिगरस पनिशमेंट की जो पनिशमेंट मिला है तो उसको 1 ईयर किया जाएगा, बट दैट विल बी रिगरस पनिशमेंट ओनली। द नेक्स्ट इज कम्यूट, गवर्नर कैन कम्यूट द पनिशमेंट और सेंटेंस एनी पर्सन, मतलब उसको कम कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट, अमेंडमेंट JNK लैंड लॉज हैव अ बिल्ड इन सेफगार्ड। जो यहाँ पे JNK में जो लैंड लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट किया गया है। अब कोई भी जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो JNK में लैंड जो है परचेस कर सकता है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये कहना है जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने जो है ये बात बोली कि जो भी अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे जिस तरह से लैंड लॉज हैं वैसे ही लैंड लॉ जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट किए गए, जिससे कि वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट और ट्रेड जो है वो एक्सपेंड कर सके। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ये बताना है, यहाँ पे जो है तुलसेंद्रपुरम फ्रेवेंटली प्रेस फॉर कमलाज विक्ट्री। यहाँ पे ये बताना है कि जो कमला हैरिस हैं वो कौन सी पार्टी से नॉमिनी हैं, किस पार्टी को बिलोंग करती हैं USA की। देन मरकरी डिप्स टू 10 डिग्री सेल्सियस, IMD में डिक्लेयर अ कोल्ड वेव। अब जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने जो है जो मरकरी का लेवल है वो 10% से 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो चुका है, तो जो कोल्ड वेव है वो आ चुकी है। और ये जो कोल्ड वेव है वो कई मायनों में जो है वो अनयूजुअल है, मतलब पुराने सालों से थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पे टेम्परेचर है वो नीचे गिर रहा है। जो कोल्ड वेव है वो प्लेन एरिया के लिए डिक्लेयर कर दी गई है जब भी मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और बिलो, और जब 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है लेस देन फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब यहाँ पे अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसको आप GS पेपर 1 ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस है जो कि मौसम से संबंधित जो है इन्फॉर्मेशन देती है, और ये चीफ गवर्नमेंट एजेंसी है जो भी मेट्रोलॉजी, सेस्मोलॉजी, अर्थक्वेक वगैरह और एसोसिएटेड सब्जेक्ट सुनामी वगैरह से। इट वाज फॉर्म्ड इन 1875 और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर वर्क करती है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। अंडरटेक मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, प्रोवाइड करंट इंफॉर्मेशन एंड forecasting information for most favorable operation of weather dependent activities such as irrigation के लिए जो वेदर के बारे में किसानों को जानकारी चाहिए रहती है कि वेदर किस तरह का होगा, तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। एविएशन, शिपिंग वगैरह में जो इन्फॉर्मेशन की नीड होती है ये उस इन्फॉर्मेशन को देते हैं। जो सीवियर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, नॉर्वेस्टर्स है, डस्ट स्टॉर्म है, हीट वेव्स हैं, कोल्ड वेव्स हैं, हैवी रेन्स हैं, हैवी स्नो है, इनके बारे में भी
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। आप ये सारे नोट्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स एक प्लेस पे मिलने का आपको जो है बेनिफिट ये है कि आपको कहीं और जो है वो सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी डिटेल नोट्स हैं, प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, वो नोट्स आपको यहाँ पे एक प्लेस पे मिल जाते हैं, जिससे कि आपका बहुत सारा जो टाइम है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का वो सेव हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट है नो पोस्टर आउटसाइड होम ऑफ पेशेंट। यू वुड हैव सीन दैट कि जो भी कोविड पेशेंट्स हैं उनके घर के बाहर एक पोस्टर लगा दिया था, जिससे कि प्रॉब्लम ये है कि इससे जो पर्सन है उसकी स्टीरियोटाइपिंग होती है, जिससे कि वो कोविड पेशेंट है तो व्हाट्सएप ग्रुप और जो भी कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं उनमें ये बात फैल जाती है, जिससे कि जो पर्सन है उसकी प्राइवेसी भी हार्म होती है, साथ में उसकी स्टीरियोटाइपिंग भी की जाती है। तो इसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने अपनी जो बात रखी है कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि उनकी जो भी डिटेल है उसको प्राइवेट रखा जाएगा। यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट इज़ जो एनजीटी है, उन्होंने ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट, एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने डायरेक्ट किया है इंटीग्रेटेड डैम मैनेजमेंट सेल को कि इंजेक्शन अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन इन प्लेस ऑफ सीवर लाइन एट छतरपुर एनक्लेव। मींस सीवर लाइन के प्लेस पे जो है बड़ी बड़ी ड्रेन बनाई जानी चाहिए। तो अब ये जो न्यूज़ है वो डेली एनजीटी से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो आती रहती है, बट हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एनजीटी है। तो एनजीटी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो एनजीटी है, एनजीटी जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। ये एक स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट कोर्ट है जो कि केसेस रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर वर्क करता है, और जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है उसके ऊपर वर्क करता है। इसके पास जो है जुडिशियल पावर हैं जो एक्सक्लूसिवली सिविल एनवायरनमेंट मैटर्स के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा कि जो एलजी पॉलीमर कंपनी है वहाँ से स्टीरीन गैस लीक हो रही थी, तो उसके ऊपर 50 करोड़ रुपीज़ का जो है वो फ़ाइन एनजीटी ने लगाया था। अब ये जो ट्रिब्यूनल है वो गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड नॉट बाउंड बाय द मेन स्ट्रीम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मीन्स ये सिविल प्रोसीजर के फ्रेमवर्क पे वर्क नहीं करती। अब जो एनजीटी है उसके एक चेयरमैन होते हैं और कुछ जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। जो इनके पास जो ऑफिस होता है वो 5 ईयर्स के लिए होता है और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अब जो चेयरपर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के साथ। जो सिलेक्शन कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करती है और जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर को जो है वो करती है। अब इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी लॉ हैं उसके अंडर वर्क करता है, और एनजीटी एक ट्राइब्यूनल की तरह भी वर्क करता है। जैसे कि किसी पर्सन को रिलीफ देना है, कंपनसेशन देना है पॉल्यूशन की वजह से जो विक्टिम्स हैं उनको, साथ में जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, जैसे एलजी पॉलीमर की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी तो उनको कंपनसेशन दिलवाया। अब यहाँ पे जो एनजीटी है वो वाटर प्रिवेंशन और पॉल्यूशन एक्ट, वाटर सेस एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, एयर प्रिवेंशन एक्ट, एनवायरनमेंट एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। अब यहाँ पे आप अगर ये देखने जाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो एक्ट्स हैं वो एक साथ दिए हुए हैं, लेकिन आप अगर डेली इसको बार बार रीड करते हैं तो हो सकता है कि आपको सारे एक्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे याद हो जाएं और आपकी कोई भी इसमें जो है ज़्यादा आपको दिमाग ना लगाना पड़े। तो इसलिए ये एक अच्छी चीज़ होती है। देन नेक्स्ट इज़ आसाम गवर्नमेंट सीक NIA प्रूव इनटू मैंस डेथ इन मिज़ोरम। अब यहाँ पे इशू क्या है, जो आसाम और मिज़ोरम के बीच में जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो चल रहा है, और आसाम और मिज़ोरम के बीच में 164.6 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो, और उसके बीच में एक आसाम का जो पर्सन है उसका
वो जो है मिज़ोरम की जो बॉर्डर है उसके अंदर चला गया, और जहाँ पे मिज़ोरम की अथॉरिटीज़ ने उसको जो है वो पकड़ लिया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो इसमें आसाम गवर्नमेंट ने डिमांड किया है कि जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसको इस इशू के ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आसाम और मिज़ोरम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो हो जाता है, और उसकी जो डेट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरह का डिस्प्यूट है आसाम और मिज़ोरम के बीच में। यहाँ पे इस मैप में आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये जो रीज़न है वो आसाम का रीज़न है, और इसके बाद जो आसाम है मेनली बहुत लगभग सारी स्टेट से ही बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, क्योंकि प्रीवियसली सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो ग्रेटर आसाम के ही पार्ट हैं। जैसे कि यहाँ पे नागालैंड के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये वेस्ट बंगाल, इन सभी के साथ जो है वो आसाम अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो इसके बेसिस पे डिस्प्यूट उसका जो है वो हर एक स्टेट्स के साथ है। तो यहाँ पे जो है डिस्कस करने जा रहे हैं आसाम और मिज़ोरम का जो डिस्प्यूट है उसके बारे में। आप ये नोट्स एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक का, जो आप टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इस इशू का बैकग्राउंड क्या है। जो बाउंड्री इशू है अभी प्रेजेंट डे आसाम और मिज़ोरम के बीच में, वो कॉलोनियल एरा से चला आ रहा है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उस टाइम से ही जो है उन्होंने इनर लाइन डिमार्केट की थी, इनर लाइन ऐसे लाइंस बनाई थी जिसके बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है वो होता था ब्रिटिश राज का। अब इशू जो है उसको सेटल नहीं किया जा सका तब से, जब से स्टेट्स को क्रिएट किया गया, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को। तो जिससे कि दोनों स्टेट्स जो हैं वो उनका डिफरेंट परसेप्शन है बॉर्डर का। एक स्टेट्स जो है आसाम, वो अलग तरह से अपनी बॉर्डर को मानती है, और जो मिज़ोरम है वो अलग तरह से अपने बॉर्डर को मानती है। अब मिज़ोरम को स्टेटहुड दिया गया था 1987 में बाय द स्टेट ऑफ मिज़ोरम एक्ट 1986। अब आसाम जो है वो इंडिया का जो पार्ट है वो 1950 में बना, और इसकी ज़्यादातर जो टेरिटरी है वो नई नई जो स्टेट फॉर्म होती गई उनको जो कॉन्स्टिट्यूट करने में चली गई, और 1960 से 17 तक जो है न्यूमरस स्टेट, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, ये त्रिपुरा, ये सारी जो स्टेट्स हैं इनको इनकी जो टेरिटरी है उसको क्रिएट करने में आसाम की बहुत सारी जो लैंड एरिया है वो इनमें यूज़ हो गई। तो इसी के बेसिस पे आसाम का इन स्टेट्स के साथ डिस्प्यूट है। अब जो आसाम मिज़ोरम का जो डिस्प्यूट है वो नोटिफिकेशन की वजह से है 1875 में, जिसने कि लुसाई हिल्स फ्रॉम प्लेन ऑफ सेसर, जो जो मिज़ोरम है उसका जो प्रीवियस नेम है वो लुसाई हिल्स है, और उसके बाद जो है उसको आसाम का जो प्लेन ऑफ कैहर है उस प्लेन से अलग कर दिया गया। और दूसरा जो नोटिफिकेशन है 1933 का, जो उन दोनों प्लेस के बीच में लुसाई हिल्स और मणिपुर के बीच में जो है बॉर्डर प्रिपेयर करता है। अब कॉलोनियल टाइम पे क्या था, मिज़ोरम को लुसाई हिल्स बोला जाता था, वो एक आसाम की डिस्ट्रिक्ट थी। अब मिज़ोरम जो है वो ये बिलीव करता है कि बाउंड्री जो है वो 1875 के नोटिफिकेशन के बेसिस पे बनानी चाहिए, जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के बेसिस पे है। अब मिज़ोरम के जो लीडर्स हैं उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि डिमार्केशन जो 1933 में हुआ था उस समय मीज़ो सोसाइटी को कंसल्ट नहीं किया गया था। अब आसाम गवर्नमेंट 1933 का जो है डिमार्केशन को मानती है, और इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। जो एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ आसाम और मिज़ोरम के बीच में, दोनों के स्टेटस क्यू मतलब जो भी यथास्थिति है उसको मेंटेन करके रखना है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में जो नॉर्थ ईस्ट कॉम्प्लेक्स बाउंड्री इक्वेशन है वो हमेशा आसाम और मिज़ोरम के बीच में जो है क्लैशेस होते रहते हैं। वहाँ के जो रेसिडेंट हैं वो एक दूसरे के बॉर्डर एरिया में जो है वो एंटर कर जाते हैं, जिससे कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। अब और भी कुछ बाउंड्री इशू हैं नॉर्थ ईस्ट के, जैसे कि आसाम में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, और इनको सेपरेट स्टेट बनाया गया वन बाय वन। तो
करंटली आसाम का जो है वो हर एक स्टेट के साथ डिस्प्यूट है। तो आसाम के साथ बाउंड्री प्रॉब्लम नागालैंड के साथ है, जो कि 500 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। देन आसाम और अरुणाचल प्रदेश का डिस्प्यूट है, 800 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। आसाम मेघालय का भी डिस्प्यूट है। तो ये इस तरह से यहाँ पे डिस्प्यूट की बात की। अब नेक्स्ट यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ आर्टिकल्स हैं जो एडिटोरियल्स हैं। सबसे पहला जो है वो अनसिविल प्रपोजल, ये एक तरह से पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है इसका, ये इसको डिस्कस नहीं करेंगे। देन फ्रेजाइल फ्रेंच रिपब्लिक, अभी जो फ्रांस में वहाँ पे एक टीचर थे सैमुअल पैटी, जो एसएसटी पढ़ाते थे, उनको जो है वो एक जिहादिस्ट ने जो है उनको उनका मर्डर कर दिया, बिकॉज़ वो मुस्लिम्स के जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनकी जो पिक है उसने बच्चों को शो की थी, उनका जो कैरिकेचर है, कार्टून है, वो शो किया था। तो उस इशू को भी डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज़ के बारे में है कि जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज़ हैं उनका जो है डाइवेस्टमेंट किया जा रहा है, उनसे डाइवेस्टमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डाइवेस्टमेंट की बात हो रही है, जो कि एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये बिहार ब्लूज़ ये डिस्कस नहीं करेंगे, पॉलिटिकल आर्टिकल है। देन इसके बाद अकेडमिया एंड द फ्री विल, इसमें बात की जा रही है कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पे जो अलग अलग कॉलेजेस हैं उनको ऑटोनॉमी देने की बात गवर्नमेंट ने अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में की है, तो उसके क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। और जो लास्ट वन है वो पोल आउटकम के बेसिस पे बात की जा रही है। अभी यहाँ पे एक कैरिकेचर बना हुआ है, इस कैरिकेचर को आप अगर डिफ़ाइन कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में डिफ़ाइन कीजिए। यहाँ पे जो है वो मायावती जी सी इज़ टेकिंग द लोटस इन हिज हैंड, तो इन हर हैंड, तो ये जो लोटस है उसमें पहले जब राज्यसभा इलेक्शन होने थे तो उसके पहले इन्होंने बोला कि सी इज़ सपोर्टिंग द बीजेपी फुली, बट जैसे ही इलेक्शन हुए तब इन्होंने बोला कि नो सी विल नॉट सपोर्ट द बीजेपी। तो ये बात है इसमें कि जब ज़रूरत थी तब उन्होंने सपोर्ट कर लिया, बिकॉज़ जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं वो बैलेट पेपर के ऊपर होते हैं, जिसमें कि सारे कैंडिडेट्स के जो नेम हैं वो 1 2 3 4 ऐसे ऑर्डर में लिखे हुए रहते हैं। तो जिसके बेसिस पे जो है वो ऑर्डरिंग करनी होती है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो जिस पर्सन को मिल जाते हैं वो इलेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो है सेकंड प्रेफरेंस की वोट काउंट होती है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे बीजेपी का इनको सपोर्ट चाहिए था, तो इन्होंने जो है उस टाइम पे अपना जो सपोर्ट है वो एक्सटेंड कर दिया बीजेपी को, और जब इनका काम बन गया तो इन्होंने उससे जो है वो पल्ला झाड़ लिया। अब यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट आर्टिकल है वो फ्रांस की बात कर रहा है कि जो फ्रांस है वहाँ पे किस तरह का जो सेक्युलरिज्म है। यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें बात की गई है लेइसाइट, जो जिसको इंग्लिश में सेक्युलरिज्म बोला जाता है, फ्रेंच वर्ड है ये। तो अ प्रोजेक्ट ऑफ सोशल कोहेशन, मतलब आपसी भाव का जो प्रोजेक्ट है। की कंपोनेंट ऑफ सिटीजनशिप कैन नॉट बी बाय फिक्स कैन नॉट बी इटसेल्फ फिक्स सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो अब जैसे इंडिया में सेक्युलरिज्म है, फ्रांस में भी जो है वो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। और जो रिसेंट अभी टेररिस्ट अटैक हुए, फ्रांस के लिए सबसे जो है वर्स्ट पॉसिबल ये टाइम है, बिकॉज़ जो फ्रांस है उसमें अभी फिर से लॉकडाउन जो है वो इम्पोज कर दिया गया है, और लोगों के ऊपर जो है वो शार्प रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं। अब यहाँ पे इशू क्या है, जो सैमुअल पैटी हैं वो एक टीचर थे जो कि फ्रांस में पेरिस में जो है वो एसएसटी सब्जेक्ट है वो जो है टीच करते थे। उसके बेसिस पे उन्होंने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में वो एग्ज़ाम्पल दे रहे थे। तो उन्होंने इस्लाम जो रिलीजन है उसके जो प्रॉफिट हैं उनका जो कैरिकेचर है जो चार्ली हेब्दो मैगज़ीन में प्रिंट हुआ था, और वो उन्होंने स्टूडेंट को दिखाया, जिसके बाद जो है मुस्लिम्स वहाँ पे जो थे उनके सेंटीमेंट हर्ट हो गए और उन्होंने उस टीचर को बीहेड
कर दिया। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि जो फ्रांस है वहाँ पे लिबर्टी, फैटर्निटी और इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है, और उसके बेसिस पे जो वहाँ के जो टीचर हैं उनको मारना बहुत ही गलत बात है। अब यहाँ पे जो इमैनुअल मैक्रोन है, फ्रेंच प्रेसिडेंट, उनके बारे में बात की जा रही है कि इनकी जो ये स्ट्रेटजी है कि जो भी मुस्लिम लीडर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्होंने इनके जो ये काम है उस पर बहुत ही वो एप्रीहेंसिव हैं, और मुस्लिम मेजॉरिटी जो भी कंट्रीज़ हैं इन्होंने जो है इनके बारे में बहुत ही बोला है। मैनी ऑफ whom आर कीन टू फाइंड एन इंटरनेशनल इशू। अब दूसरा यहाँ पे इशू है कि जो फ्रांस है उसका इशू जो है वो टर्की के साथ चल रहा है, और टर्की जो अभी सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड है उसका जो है एक तरह से लीडर की तरह वर्क कर रहा है। तो जो टर्की है उसका फ्रांस के साथ एक नॉर्मल जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो इस इशू को अपना जो नॉर्मल फ्रांस के साथ उसकी कंडीशन ठीक नहीं है उस इशू से जोड़ के फ्रांस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है वो वोकली अटैक कर रहे हैं टर्किश प्रेसिडेंट। इसके बारे में बात की जा रही है इस आर्टिकल में। द नेक्स्ट वन, हिटिंग फॉसिल फ्यूल कंपनीज वेयर इट हर्ट्स। अब यहाँ पे जो है वो फॉसिल फ्यूल जो है वो 20th सेंचुरी और अभी जो 21st सेंचुरी है उसमें बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है, लेकिन फॉसिल फ्यूल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो इमिशन है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो परसिस्ट कर रहा है। तो उसी के बेसिस पे ये आर्टिकल है कि यहाँ पे इंडिया के बारे में बात की जा रही है कि जो भी फॉसिल फ्यूल का जो नेटवर्क है और उनके जो फाइनेंसेस हैं, अब कोई भी जो फॉसिल फ्यूल की कंपनी है उसको ड्रिलिंग करने के लिए जो फाइनेंस की ज़रूरत होती है वो कोई ना कोई एक बड़ी कंपनी या इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज़ हैं या फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो मनी है इन कंपनीज से धीरे धीरे जो है वो डाइवेस्ट कर रहे हैं। जो इन्वेस्ट है, इन्वेस्ट का जस्ट अपोजिट वर्ड डाइवेस्ट, वो इसमें जो उन्होंने मनी लगाया हुआ है उसको बाहर निकाल रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में ये जो कंपनीज़ है वो कोलैप्स हो जाएंगी, और जो है एनवायरनमेंट का जो इशू है वो कुछ हद तक जो है वो सॉल्व हो सकता है, बिकॉज जब कंपनीज़ बड़ी बड़ी कंपनीज़ इसमें से अपने पैसे निकाल लेंगी तो उनके जो स्टॉक्स हैं वो प्लमेट कर जाएंगे और कंपनीज़ के पास एक्सपेंशन के लिए जो है मनी नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ जो फॉसिल फ्यूल के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा ही प्लमेट कर जाएंगे, तो कंपनी के लिए ये फेजेबल नहीं रहेगा कि वो उन फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करके लोगों तक पहुंचाए। और दूसरी तरफ जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके रेट जो हैं उनकी जो जनरेट करने का रेट है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा एक्सेसिबल होता जा रहा है। अब यहाँ पे इंडिया की जो है बात की जा रही है, लास्ट जो डिकेड है या मोर है उसमें बहुत सारी इनकी जो इक्विटी है, इनके जो स्टॉक्स हैं, उनमें जो बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने इन्वेस्ट किया था, बिकॉज फॉसिल फ्यूल वाज अ नीड एट दैट टाइम और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसके बेसिस पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया था। अब फॉसिल फ्यूल का क्या वर्थ है, यहाँ पे 3 कंपनियों का फिगर दिया गया है। जो कंपनीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है उसकी जो कंपनी है एरमैको, उसका रेवेन्यू $111 बिलियन। फिर डच जो सेल कंपनी है उसका 23.9 बिलियन, देन एक्सन मोबिल 20 बिलियन। तो ये जो कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, अब यहाँ पे जो है वो डाइवेस्टमेंट की बात की जा रही है, जो आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं कि इन कंपनीज से जो ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो अपने पैसे इस बात के लिए निकाल रहे हैं बिकॉज जो फॉसिल फ्यूल है उसके यूज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ऊपर जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए जो बड़ी बड़ी जो फर्म हैं वो अपने पैसे इन कंपनीज़ के स्टॉक से बाहर निकाल रहे हैं, जिससे कि ये जो कंपनीज़ हैं उनको अपना इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा, जिससे जो है फॉसिल फ्यूल से रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है एक्सेस बढ़ जाएगा। अब इंडिया जो है वो
ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे जो है बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन करता है वर्ल्ड में, और जो इंडिया में एनुअल कंट्रीब्यूशन है वो 2 टन CO2 पर कैपिटा, मतलब 1% 2 टन ऑफ CO2 को जो है वो एमिट करता है। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो रीन्यूएबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और आगे आने वाले टाइम में जो कोल और फॉसिल फ्यूल से धीरे धीरे ट्रांजिशन जो है वो करना ही पड़ेगा। और इससे आने वाले टाइम में जो फॉसिल फ्यूल से जो जॉब जनरेट हुई हैं वो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो शिफ्ट होंगी, और इससे नई जॉब जो है वो क्रिएट होंगी। और जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट एनर्जी है उसके लिए स्टोरेज जो कंपोनेंट हैं वो नए नए क्रिएट किए जाएंगे, और टेक्नोलॉजी क्रिएट की जाएगी जिससे कि जॉब का जनरेशन बहुत ज़्यादा ही होगा। अब जो रीसेंट रिपोर्ट है प्रयास और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, वो प्रोवाइड करती है कि जो कोल पावर प्लांट्स हैं वो कैसे रिटायर हो जाएं मीनिंगफुल टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे पुलिंग द रग, मतलब राइटर का कहना है कि आखिर कौन ये सब कर रहा है। तो ये जो है वो रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क 350.org, गो फॉसल फ्यूल, पीपल विद प्लानट, यूथ प्रोटेस्टर, ये सारी जो कंपनीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और फैकल्टी हैं, वो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज ड्राइव ले रहे हैं जिससे कि जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने फॉसल फ्यूल इंडस्ट्री में जो है इन्वेस्टमेंट किया है वो अपने जो भी एसेट्स हैं उनको बेच के उन कंपनीज से बाहर निकल रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट होने वाला है। और वो जो डाइवेस्टमेंट ऑपरेशन है, लार्ज जो इन्वेस्टमेंट फंड हैं, फिलेंथ्रोपिक, एजुकेशनल, पेंशन, इंश्योरेंस, मेट्रोपॉलिटन फंड हैं, उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, लार्ज पेंशन फंड फ्रॉम फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेजियन सोवरेन वेल्थ फंड, ये जो रॉकफेलर ब्रदर्स फंड न्यूयॉर्क सिटी, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो फ़ंड हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो मनी है वो इन्वेस्ट करके रखा है इनके स्टॉक्स में, और वो धीरे धीरे अपनी जो इक्विटी है उसको सेल कर रहे हैं। और 2019 का ये एक डेटा है कि मोर देन 11 ट्रिलियन जो डॉलर है वो उन्होंने फॉसिल फ्यूल से डाइवेस्ट कर दी है, मतलब जिसको पहले इन्वेस्ट किया था उसको बाहर निकाल लिया है। अब गोल्डमैन सैक जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो ऑयल ड्रिलिंग में जो लार्ज आर्किटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज़ जो प्रोजेक्ट है उसमें जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करेगी, क्योंकि वो सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ कोल माइन है, क्योंकि वो माउंटेन के टॉप पे जो है वो माइनिंग कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे ये बात की जा रही है, इसका जो है वो फार रीचिंग इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो खुद अगर उनको डिस्करेज किया जाएगा इन्वेस्टमेंट करने में फॉसिल फ्यूल के ऊपर, तो वो जो है रिन्यूएबल सोर्सेज पे इन्वेस्ट करेंगी, जिससे कि रिन्यूएबल सोर्सेज की जो प्राइस है वो और कम होगी, तो वो और इजीली एक्सेसिबल होंगे पुअर पीपल के लिए, जिससे कि जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है। अब नेक्स्ट है अकेडमिया एंड द फ्री विल। अब जो रिसेंटली एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिलीज़ हुआ, इसमें जो कंट्री की जो पोजीशन है वो बहुत ही डिसमल है, इसके ऊपर बात की जा रही है। स्टार्टिंग ऐसे होती है आर्टिकल की कि जो इंडिया है उसने अपनी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 29 जुलाई को रिलीज़ की थी, और इस पॉलिसी में जो है ये फोर्थ पॉलिसी है आफ्टर फर्स्टली कोठारी कमीशन हैज़ रिलीज दिस रिपोर्ट। तो उसके बाद से ये जो पॉलिसी है उसमें एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ओवरहॉल करने की बात की जा रही है, और इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने की बात की जा रही है। तो जो न्यू सिस्टम है वो यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 4, उसके ऊपर एम्फसिस करता है, जिससे कि यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल फॉर ऑल चिल्ड्रन, जिससे कि गवर्नमेंट का ये एम है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको गवर्नमेंट जो है बढ़ाना चाहती है, और जो इंडिया में ड्रॉप आउट है उसको कम करना चाहती है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो इंडिया का स्कोर है वो इंटरनेशनल एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में बहुत ही कम है। इंडिया का जो स्कोर है वो 0.352, जो कि क्लोजली सऊदी अरेबिया के जस्ट बाद ही है, जस्ट पहले ही है,
और लीबिया लास्ट 5 ईयर्स में। तो जो इंडिया का जो AFI है वो 0.1 पॉइंट जो है वो फॉल हो गया। अब सरप्राइजिंगली जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि मलेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, सोमालिया, यूक्रेन, उनका जो स्कोर है वो इंडिया से बेटर है। उरुग्वे और पोर्चुगल जो हैं इस लिस्ट में जो है वो टॉप कर रहे हैं। अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि ऐसे बहुत सारे जो क्लेम हैं वो NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में जो है वो बात की जा रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बात की है क्रिएट करने की नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक मेरिट बेस्ड पीर रिव्यू जो रिसर्च फाउंडेशन है जो कि गवर्न किया जाएगा इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट बाय रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंसिस्टिंग ऑफ वेरी बेस्ट रिसर्चर्स और इनोवेटर जो इस फील्ड में हैं। और AFI जो है फ्री टू थिंक रिपोर्ट ऑफ स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट है इसमें लेकिन ये पता चल रहा है कि राइटर का कहना है कि जो बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो वहाँ पे जो वाइस चांसलर हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं, जिससे कि उनकी जो ऑटोनॉमी है उसके ऊपर एक जो है वो हार्म किया जा रहा है। उसको जो ऑटोनॉमी मिली हुई है उस ऑटोनॉमी को नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे ये राइटर का कहना है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें।